जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग उपन्यास राग दरबारी को पढ़ने वाले हैं। राग दरबारी का पहला कक्षा हो चुका है। आप लोग उस क्लास को सभी लोग देखे होंगे। आज राग दरबारी का दूसरा क्लास होने वाला है। हम लोग जैसे कहानी को धीरे धीरे यूनिट 7 को हम लोग समाप्त किए हैं, उसी प्रकार यूनिट 6 को धीरे धीरे करके संपूर्ण का उपन्यास को विस्तार पूर्वक हर एक भी बिंदु को बिना छोड़े हम लोग समाप्त करेंगे, ताकि आप कहीं भी किसी भी उपन्यास परीक्षा में बैठे तो इस उपन्यास से प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। यह यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम जो आपको भविष्य में हमेशा काम आते रहेगा, पढ़ने में, पढ़ाने में, किसी भी परीक्षा में। तो इसलिए हम लोग हर एक बिंदु को ध्यान से देखेंगे। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी उपन्यास का पहला और अंतिम पंक्ति हमेशा याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण होता है। शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महानगर शुरू हो जाता है। वहीं एक ट्रक खड़ा था। उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़क के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। देखिएगा, यह पंक्ति याद रखिएगा कि वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता है इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ था। यह पंक्ति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वह सड़क के बीच में खड़ा है। दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पर खड़ा है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक के दाहिना दरवाजा खोलकर डेना की तरफ फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी। साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उसे वहां होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। सड़क के एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्पर, लकड़ी और टीन के सड़े टुकड़े और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की हुई दुकानें थी। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्राय सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता है, जिसे वहां दर्द चिकट चाय की कई बार इस्तेमाल हुए पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। देखिएगा, वहां क्या कहता, पीने योग्य कौन, गर्द, चिकट या चाय। ठीक है, यह चाय का ही उपनाम है, जिसका इस्तेमाल कई बार की हुई पत्ती या खौलते हुए पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उसमें मिठाइयाँ भी थी और दिन रात आंधी आंधी पानी और मक्खी मच्छरों के हमले का बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्त कौशल और उनके वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही नामालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकल हमी को आती है। देखिए, होता यह है कि राग दरबारी का उपन्यास को जो शुरुआत होता है, शहर में एक ट्रक खड़ा होता है किनारे, आप देखे होंगे ढाबा वगैरह में वहीं खड़ा रहता है। तो वहां की स्थिति, ढाबे की स्थितियां बता रही, वहां बहुत सारे दुकान थे और ट्रक कैसे खड़ा था, ये सारी स्थितियों का वर्णन किया जा रहा है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ, देखिएगा, पहला पात्र इस कहानी उपन्यास का आता है रंगनाथ। लेखक पात्रों को आप ध्यान से सुनिएगा और पूरा स्टोरी इसे समझने का प्रयास किया, क्योंकि हमेशा हम लोग कथन पे ध्यान देते हैं, स्टोरी पे नहीं ध्यान देते हैं। जिसके कई बार वहाँ स्टोरी से क्या होता है, उपन्यास का स्टोरी जो होता है वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग गलत कर बैठे हैं। इसलिए हर एक बिंदु को आप ध्यान से सुनिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हम आपको कहें उसे जरूर नोट करते चलिएगा। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दे दिया था। अब क्या हुआ कि रंगनाथ जो है एक पीएचडी स्कॉलर है, आपके हमारे जैसा एक पीएचडी स्कॉलर है, और वह पीएचडी कर रहा है हिस्ट्री में, इतिहास में कर रहा है। उसे अब बहुत पतला दुबला कमजोर है। वह सोच रहा है कि कुछ दिन मामा के यहाँ
चले जाएं और वहां अपनी तंदुरुस्ती बनाए, वहीं जाने के लिए निकला था कि उसी समय क्या हुआ, रेलवे ने उसे धोखा दे दिया। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल दी। लेकिन वह मूल रूप से लेट तो जरूर हुआ, लेकिन हर रोज वो 2.5 घंटा लेट होता था, लेकिन आज वो सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल दी थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया। रास्ते में चलते उसने ट्रक देखा। उसकी बाछें वे जिस्म में जहां कहीं भी होती खिल गई। अब क्या हो कि जब ट्रेन छूट गया तो वो बहुत उदास था, लेकिन जब वो निकला कैसे जाए तो रास्ते में ट्रक को देख करके उसका अंग अंग खुशी से भर आया। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर उधर ताककर अपनी खिली हुई बाछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, इस ट्रक को सीपालगंज की ओर ले जाएंगे? तो एक बात समझिए, सीपालगंज की ओर ही जाने के लिए वो निकला था। उनके रंगनाथ का मामा घर जो है वो कहाँ, सीपालगंज है, और ट्रक किस ओर जा रहा था, सीपालगंज की ओर ही जा रहा था। ड्राइवर ने पानी को ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारनी थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा, हमें भी ले चलिएगा अपने साथ। 15 मील पर उतर पड़ेंगे, सिपालगंज तक जाना है। सिपालगंज तक जाना कितने मील, 15 मील, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यानी कि शहर से 15 मील पे दूर पे सिपालगंज गांव है। ड्राइवर ने दुकानदारनी की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रांगनाथ की ओर घुमाई। आह, क्या हुलिया था! नव कलौंजी नव कलोन कनलोचन कंजमुख करकंच पदक कंजारूनम। पैर खद्दर के पैजामे में और सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। फिर कुछ समझकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। घरघरा का ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेटे से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। वहां ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर प्रयोग किया। सब हाईवे पकड़ते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा गाड़ी स्पीड में खींच दें, 70-80 की स्पीड में, पर वह फिसल कर न्यूट्रल की ओर गिरने लगता। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता। एक्सीलरेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ का, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। यह भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल हमारे देश की हुकूमत जैसा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपने बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहो जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा, बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी ने। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांग के नीचे दबा लिया। रंगनाथ का कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने के लिए भी यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा ऊंची हो जाएगी और चुप बैठा रहा। उधर ड्राइवर ने अपनी जांग गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी और उसके एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल इक्के सभी सवारियां कई फरलांग पहले से ही खौफ के मारे सड़क से उतरकर नीचे चली जाती।
जिस तेजी से वे भाग रही थी उससे लगता था कि उनकी निगाह में वह ट्रक नहीं, वह आग की लहर है। बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान। देखिएगा, एक जगह बंगाल की खाड़ी का वर्णन आया। बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, जनता पर छोड़ा हुआ कोई बद बदकलाम अहलकार है, पिंडारियों की गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा उसे पहले ही ऐलान कर देना था कि अपने अपने जानवर और बच्चों घरों में बंद कर लो। शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। लो, शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। एक सेकंड। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हालचाल है? बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश में मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? घास खोद रहे हैं। ड्राइवर हंसा। दुर्घटनावश एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बचकर वह एक पुलिया के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलरेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही, जरा खुलासा समझाइए। कहा तो घास खोद रहा हूं। घास खोदना मतलब पीएचडी करना। घास खोद रहा हूं, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया, इस साल रिसर्च शुरू की है। मतलब वो पिछले साल क्या हुआ, एमए करके इस साल उन्होंने पीएचडी करना शुरू किया, अर्थात रिसर्च करना शुरू कर दिया। ड्राइवर जैसे आलिफ लैला की कहानियां सुन रहा हो, मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी सिपालगंज क्या करने जा रहे हैं? देखिएगा, आपसे यह मंतव्य पूछा जाएगा कि वह सिपालगंज क्या करने जा रहा था। वहां मेरे मामा रहते हैं। सिपालगंज में कौन है? उनके मामा रहते हैं। बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। वह किस उद्देश्य से सिपालगंज जा रहा था? तो अपने तंदुरुस्ती को बनाने के लिए। इस बात को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस बार ड्राइवर काफी देर तक हंसता रहा। बोला, क्या बात बतियानी है श्रीमान जी ने? रंगनाथ ने उसकी ओर संदेह से देखते हुए पूछा, जी इसमें बात बनाने की क्या बात? वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले ही किसी तरह हंसते हुए बोला, क्या कहने हैं? अच्छा जी, छोड़िए इस बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल है? अब बोले मित्तल साहब, उनको लगा कि ये कोई बड़ा अफसर है, मित्तल साहब उनके साथी वाथी कोई होंगे, तो वही सोच के पूछ रहा, मित्तल साहब के क्या हाल है? क्या हुआ उस हवालाती और खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया, भर्राए गले से बोले, अजी मैं क्या जानूं यह मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लगा। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखा। आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? यानी कि उसे ट्रक में इसलिए बैठने दिया था क्योंकि वह सोचे कि यह सीआईडी में काम करता, तो वही कह रहा, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुंझला कर कहा, सीआईडी? यह किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगा। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थी। जब कहीं और जहां भी कहीं मौका मिले वहां टांगे फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांप कर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटे लिए जा रहे थे। यह भी जनता और जनार्दन वाला मजमून था। पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। वह सीआईडी वाले बात से उखड़ गया था।
ड्राइवर ने पहले रबड़ वाला हॉर्न बजाया, फिर ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीत के आरोह अवरोह के बावजूद बड़ी ही डरावनी थी। पर गाड़ियां अपनी ही राह चलती रही। ड्राइवर काफी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ियों के ऊपर से निकालने ले जाने वाला था। गाड़ियों के पास पहुंचते पहुंचते शायद अचानक मालूम हो गया कि ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं है। उसने एकदम से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी हुई लकड़ी नीचे गिर गई, गियर बदला और बैलगाड़ियों को लगभग छूता हुआ उसने आगे निकल गया। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी नहीं है तो तुम यह खद्दर क्यों डांट रखा है जी? मतलब तुम सीआईडी नहीं हो तो ये खद्दर की टोपी, पतलून, सब कुछ क्यों, ये चमड़ा का झोला क्यों रखे हो? रंगनाथ ने इस मामले में लड़खड़ा गया था, पर उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं। अजी कोई तुक का आदमी तो नहीं पहनता है ना, अजी कोई तुक का आदमी तो पहनता नहीं, कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूकार गियर को टॉप में डाल दिया। रंगनाथ की पर्सनालिटी कटल कल्ट समाप्त हो गया। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठा रहा, बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कोहनी से हिलाकर कहा, देखो जी चुपचाप बैठो, यह कीर्तन का जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, यह गियर बार बार फिसल कर न्यूट्रल में घुसता है, देख क्या रहे हो, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंझलाकर कहा, ऐसा नहीं, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़े रहो। ट्रक के पीछे काफी देर से हॉर्न बजाता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा था। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपट्टी के पास खिड़की पर खटाक खटाक करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इसे कार्रवाई का निश्चिंत ही कोई खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उस वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम दी और ट्रक को सड़क के बाईं पटरी पर कर दिया। हॉर्न की आवाज एक स्टेशन वैगर से आ रही थी, जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश के प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगनर दाएं से निकलकर आगे धीमी पड़ गया और उससे बाहर निकले हुए एक खाकी हाथ ट्रक को रोकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियां रुक गई। स्टेशन वैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे। खाकी कपड़े पहने हुए दो सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडरियों जैसा लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई वैक्यूम मिरर खटकाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुटबोर्ड हिलाकर देखा, बत्तियां जलाई, पीछे बजने वाले घंटी टुनटुनाया। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह खराब निकला। जिस चीज को छुआ उसी में गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन चार आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस करनी शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। रंगनाथ की समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद का सिद्धांत, पोयोटिक जस्टिस आदि की कहानियां सच्ची है। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला ले रहा है। वह अपनी जगह बैठा रहा। इस बीच ड्राइवर ने मौका निकालकर कहा, श्रीमान जी जरा नीचे उतर आवे, वहां गियर पकड़कर बैठने की अब क्या जरूरत है। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक एक पुर्जे लेकर बहस चल रही थी। देखते देखते बहस पुर्जे से फिसलकर देश का सामान्य दशा और आर्थिक दुर्व्यवस्था पर आ गई। थोड़ी ही देर में उपस्थित लोगों की छोटी छोटी उपसमितियां बन गई। वे लोग अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से
विचार करने लगे। काफी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा और कुछ देर में जान पड़ा गोष्ठी खत्म हुई। यानी कि वो जो सेमिनार चल रहा था, सब लोग बातचीत कर रहे थे, अपना अपना संगठन बना के, वो खत्म हुई। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज सुन पड़ी। क्यों मियाँ अशफाक, क्या राय है, माफ किया जाए? हुआ ये कि जब वो लोग चल रहे थे, जब पता चल गया सीआईडी का आदमी नहीं है, तो उसे वो इज्जत नहीं दे रहा था। उसे हमेशा अरे भाई कहाँ इसे ले आए, इस टाइप से वो सोचे जा रहा था और अपने धुन में चले जा रहा था। उसी समय क्या हुआ कि पीछे से पुलिस की गाड़ी आई और गाड़ी का चेकिंग करने लगा। गाड़ी का चेकिंग करते इसमें पता चला गाड़ी में कुछ चीज ठीक है ही नहीं, जो है सब खराब ही है। अब ये लोग सोचने लगा चालान किया जाए कि माफ किया जाए, क्या किया जाए बताओ? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? बोलो इसके साथ क्या सुलूक किया जाए? वही बात चलने लगी। चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, यहाँ तक चालान कीजिएगा, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें। मतलब गाड़ी में इतनी खराबी थी कि इसके चालान करते करते लाखों रुपए पहुंच जाएंगे, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान कर दे, इसमें तो हर चीज गड़बड़ ही है। एक सिपाही ने कहा, 4 सीट भरते भरते सुबह हो जाएगी। मतलब कहा इतनी सारी खराबियां कि 4 सीट भरते भरते सुबह हो जाएगी। इधर उधर की इधर उधर की बातें बाद अफसर ने कहा, अच्छा जाओ जी, बंटा सिंह तुम्हें माफ किया। अच्छा जाओ जी, बंटा सिंह तुम्हें माफ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ वह उसकी ओर आया, पास आकर पूछा, आप भी इस ट्रक में जा रहे हैं? जी हाँ। आप आपसे इसने कुछ किराया तो नहीं लिया? जी नहीं, अफसर बोला। वह तो मैं आपकी पोशाक ही देखकर समझ गया, पर जांच करना मेरा फर्ज था। रंगनाथ ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, यह असली खादी थोड़ी है, यह मिल की खादी है। उसने इज्जत के साथ कहा, अरे साहब खादी तो खादी, उसमें असली नकली का क्या फर्क? अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आया। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपए निकालना जी। यह देखिए इंपॉर्टेंट बात एक आया कि वह घूस में कितने रुपए ले रहा, तो 2 रुपए ले रहे हैं। और वो चाह रहा है कि यह 2 रुपए किससे निकल जाए, तो रंगनाथ से निकल जाए। वही कह रहा, जरा 2 रुपए तो निकालिए, निकालना जी। उसने मुंह फेर कर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब, मैं रुपए क्यों दूं? ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी मेरे साथ आइए। जाते 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 वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारे वजह से ही मेरी चेकिंग हुई, और तुम ही मुसीबत में मुझे इस तरह बात करते हो, तुम्हारी यही तालीम है? वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। इंपॉर्टेंट, यह पंक्ति याद रखिएगा कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुल्म मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा शाम घिर रही है, उसका अटैची ट्रक में रखा है, सिपालगंज अभी 5 मील दूर है। और यानी कि 2 रुपए वह कितना मील पहले दिया, तो 5 मील पहले वो 2 रुपया दिया था। छोटी छोटी बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा, भले नोट नहीं करिएगा, जो इंपॉर्टेंट करें उसे नोट करिएगा, लेकिन जो जो बात छोटी छोटी बातें बता रहे हैं उसे जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आपका एनटीए वहां से भी बना सकता है। क्योंकि मान लीजिए यही उपन्यास से प्रश्न बनाना है और इतने वर्षों से उपन्यास प्रश्न बन रहे हैं, तो कहाँ से प्रश्न बनेगा, कहीं से भी तो उठाएगा ना। और उसे लोगों की सद्भावना की जरूरत है। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था, चपरासी को वापस बुला रहा था। रंगनाथ ने 2 रुपए ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, अब दे ही रहे हो तो अर्दली साहब को दो, मैं तुम्हारे रुपए का क्या करूंगा? यानी कि दे रहे हो तो उस वर्दी वाले को दे दो, मैं तुम्हारे रुपए क्या करूंगा?
कहते कहते उसकी आवाज में उन सन्यासियों की खनक आ गई जो पैसा हाथ से नहीं छूते, सिर्फ दूसरों को यह बताते हैं कि तुम्हारा पैसा हाथ का मेल है। चपरासी रुपए को जेब में रखकर बीड़ी की आखिरी कस खींचकर उसका अधजला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पैजामे पर फेंककर स्टेशन वैगन की ओर चला गया। उसके रवाना हो जाने पर ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया और पहले की तरह गियर को टॉप में लेकर रंगनाथ को पकड़ा दिया। यानी कि वो बार बार जो फिसल के गियर फिसल जा रहा था, अब क्या क्या टॉप में डालकर रंगनाथ को थमा दिया, भाई तुम पकड़े रहो और हम चलते हैं। फिर अचानक बिना किसी वजह के वह मुंह को गोल गोल बनाकर सीटी पर सिनेमा की एक धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर में ही धुंधलके में सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गठरियां रखी हुई नजर आई। ये औरतें थीं जो कतार बांध कर बैठी हुई थी। वे इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थी और लगे हाथ मलमूत्र का विसर्जन भी। सड़क के नीचे घूरे पटे पेड़ थे और उनकी बदबू का बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई सी चल रही थी। मतलब इसका मतलब कि वो धीरे धीरे जो ट्रक था वो गांव के करीब आ चुका था। कुछ दूरी पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें हुई। आंखों के आगे धुएं जाले उड़ाते हुए नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता था कि वे किसी गांव के पास गए। यही सिपालगंज था, यानी कि वह सिपालगंज पहुंच चुका है। एक मिनट। थाना शिवपालगंज में एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा जी से कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए, अब हुजूर हमारा चालान करने में देर न करें। मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आराम कुर्सी बन गया था। दरोगा जी उस पर बैठे भी थे और लेटे भी थे। वह यह निवेदन सुना, सिर उठाकर बोले, चालान भी हो जाएगा, जल्दी क्या है, कौन सी आफत आ रही है। वह आदमी आराम कुर्सी के पास पड़े हुए एक प्रागैतिहासिक मोड़े पर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए तो आफत ही है, आप चालान कर दो तो झंझट मिटे। मतलब अब दूसरा, वह तो एक तो ट्रक से आ गया सिपालगंज, दूसरा परिच्छेद में क्या है कि थाना का सबसे पहले वहां वर्णन आया। उस थाना में सभी लोग इतना आलस है कि इतना काम है कि काम ही काम है कि सारा काम ठप पड़ा। जैसे नहीं कहते आज करो सो कल करो सो परसों, हड़बड़ी क्यों है यार, उम्र पड़ा है वर्षों। वही हालत उस थाना में है और यह सिपालगंज का थाना है। दरोगा जी भुनभुनाते हुए किसी को गाली देने लगे। थोड़ी देर में उसका यह मतलब निकला कि काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है कि अपराधियों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। तो यहां से आप लोग याद रखिएगा, थोड़ी देर में उसका मतलब निकला कि काम के मारे नाक में दम है। यहां से इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। ये है आधुनिक भारत का प्रशासनिक व्यवस्था। या 1874 में, 1872 या 74 में लिखा गया बहुत अच्छा उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। देखिए किस प्रकार एक आज़ादी के बाद जो मोह भंग हुआ जनता का इस भ्रष्टाचार से। जनता का एक मोह था ना कि आज़ादी के बाद हमारे लोगों का यहाँ शासन होगा, हमारे अपने लोग शासन प्रशासन चलाएंगे, हमारी अपनी आज़ादी होगी। उन्हीं का मोह कैसे भंग होता है, यहाँ के भ्रष्टाचार। लोग आए चले गए, अंग्रेजों के जगह पे यहाँ के लोग स्थापित हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार, तंगी, सब कुछ वहीं का वहीं है। यही चीज दिखाने का प्रयास कौन कर रहे हैं, आपके श्रीलाल शुक्ल कर रहे हैं। मोड़ा आराम कुर्सी के पास खिसक आया। उसने कहा, हुजूर दुश्मनों से कहना जरूर शुरू कर दिया है कि सिपालगंज में दिन दहाड़े जुआ होता है। कप्तान के पास एक गुमनाम शिकायत गई है। वैसे भी कप्तान कौन है, एसपी। कप्तान के पास यानी एसपी के पास एक गुमनाम शिकायत गया है।
कप्तान इसलिए कहा जाता है एसपी को कि एक जिला का वो सर्वोच्च पद होता है, प्रशासनिक विभाग का सर्वोच्च पद होता है। हालांकि डीएम रहता है, लेकिन अगर पुलिस विभाग का देखा जाए तो एसपी से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो वही करा, फिर आपका पद ऊंचा हो जाएगा तो फिर वो बदल जाएगा, जिला लेवल पर नहीं रहेगा, इसलिए उसे जिला लेवल पे कप्तान कहा जाता है। वैसे भी समझौता समझौता साल में एक बार चालान करने का है। यानी कप्तान मतलब जितना आईपीएस है लगभग सभी को आप कप्तान साहब कह सकते हैं। इस साल का चालान होने में देर हो रही है, इसी वक्त हो जाए तो लोगों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। आराम कुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था, माने कि बहुत पुराना वो क्या था, थाना बहुत पुराना था, मध्यकालीन का था, सब व्यवस्था सब कुर्सी वगैरह सब कुछ पुराना था। तख्त, उसके ऊपर पड़ा हुआ दरी की चिथड़ी, कलमदान, सूखी हुई स्याही और दावतें, मुड़े हुए कोनों वाली मटमेले रजिस्टर, सभी कुछ शताब्दी पुरानी दिख रहे थे। यहाँ बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाह दौड़ाता तो उसे मालूम होता वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना था। उस दिशा में कुल इतनी तरक्की हुई थी कि कलम सरकंडे का नहीं था। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन की इजाद नहीं हुई। हथियारों में कुछ प्राचीन राइफलें थी जो लगता था गदर के दिनों में इस्तेमाल हुई होगी। वैसे सिपाहियों का साधारण प्रयोग के लिए बांस की लाठी थी, यानी कि बंदूक वगैरह सब था, लेकिन इन लोग को कभी जरूरत नहीं पड़ता, ये लोग बांस की लाठी से ही काम चलाता है, जिसे बैत कहते हैं। जिसके बारे में एक कवि ने बताया है कि वह नदी नाले पार करने में और झटपट कुत्तों को मारने में उपयोगी साबित होता है। यहाँ के लिए सभी जीप का अस्तित्व नहीं था। यहाँ के लिए अभी मतलब उस थाने में कोई गाड़ी वाड़ी नहीं दिया गया था। उसका काम करने के लिए 2-3 चौकीदार के प्यार की छांव पलने वाले घोड़ा नाम का एक सवारी थी, जो शेरशाह के जमाने में भी हुआ करती थी। यानी कि थाने के पास अपना कोई जीप वगैरह गाड़ी वगैरह जैसे थाने में होता ना, तो उसका नहीं था। क्योंकि बगल में एक कोई पेड़ था, उसी पेड़ में एक घोड़े वाले हमेशा लगे रहते, तो ऐसा लगता था कि वो घोड़ा शेरशाह के जमाने में भी जैसा हुआ करता था वैसा ही वहां हुआ करता है। थाने के अंदर आते ही आदमी को लगता था कि उसे किसी ने उठाकर कई 100 साल पहले फेंक दिया था। अगर उसने अमेरिकी जासूसी उपन्यास पढ़ा हो, देखिएगा शेरशाह का वर्णन आया, फिर यह अमेरिकी जासूस का वर्णन आया। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वर्णन नहीं आया है, किस किस का वर्णन नहीं किया गया, या इसमें से कौन सा वर्णन किया गया। इसलिए हर एक बिंदु को आप ध्यान से देखेंगे तो वह बिलबिला कर देखना चाहता है कि उंगलियों का निशान, देखने वाले शीशे, कैमरे, वायरलेस लगी हुई गाड़ियों, ये सब कहाँ है। यानी कि जिस थाने में जो थाने की चीजें होती है, प्रोटोकॉल होता है, वो सब कुछ होना चाहिए, वो सब कहाँ है। बदले में उसे सिर्फ वह दिखता है जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही एक नंग धड़ंग लंगोट बंद आदमी दिखता है जो सामने इमली के पेड़ के नीचे भंग घोट रहा है। बाद में पता चलता है कि वह अकेले आदमी 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है, और जिस हालत में जहां है वहां से उसी हालत में 20 गांव का अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता कर लगा सकता है, अपराध न हुआ तो उसे अपराध करा सकता है। यानी कि नंग धड़ंग या जो लंगोट बंद आदमी है, ये बड़ा पावरफुल आदमी है। और वो क्या करता रहता है, वो भांग घोटता रहता है, भांग पीसता रहता है। कैमरा, शीशा, कुत्ते, वायरलेस उसी के लिए अर्जित है। इस तरह थाने का वातावरण बड़ी ही रमणीय और बीते दिनों का गौरव के अनुकूल थी। जिन रोमांटिक कवियों की बातें दिनों की याद सताती है, उन्हें कुछ दिन रोक के रखने के लिए यह थाना आदर्श थाना था। जनता को दरोगा जी और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी बड़ी आशाएं थी। 250-300 गांव, उस थाने में अगर 8 मील दूर किसी गांव में नकब लगे तो विश्वास किया जाता था कि इनमें से कोई ना कोई उसको देख जरूर लेगा। 12 मील की दूरी पर अगर रात के वक्त डाका पड़े तो उनसे उम्मीद थी कि ये वहां डाकुओं से पहले जा पहुंचेगा।
इसी विश्वास पर किसी भी गांव में इक्का दुक्का बंदूकों को छोड़कर हथियार नहीं दिए गए थे। हथियार देने से डर था कि गांव में रहने वाले असभ्य और बर्बर आदमी बंदूकों का इस्तेमाल सीख जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। खून की नदियां बहने लगेगी। जहां तक डाकुओं से उनकी सुरक्षा का सवाल था, वह दरोगा जी उनसे 10-12 आदमियों की जादूगरी पर छोड़ दिया था। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामलों में होने की आशा की जाती थी, क्योंकि समझा जाता था कि इन 300 गांव में रहने वाले के मन में किसके लिए घृणा है, किससे दुश्मनी है, किसको कच्चा चबा जाने का उत्साह है। इसका वे पूरा ब्यौरा रखेंगे और पहले से ही कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि कोई किसी को मार न सके, और अगर किसी को मार दे तो हवा की तरह मौके पर जाकर मारने वाले को पकड़ लेंगे, मरे हुए को कब्जे में कर लेंगे, उसके खून से तर मिट्टी की हांडी भी भर लेंगे और उसके मरने का दृश्य देखने वाले को दिव्य दृष्टि देंगे, ताकि वे किसी भी अदालत में जो कुछ भी उसका महाभारत संजय की तरह आंखों देखा हाल बता सके। संक्षेप में दरोगा जी और उसके सिपाहियों को वहां पर मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन की चिराग निकालने वाला दैत्य समझकर रखा गया था। उन्हें इस तरह देखकर 1947 में अंग्रेज अपने देश चले गए थे, और उसके बाद वह धीरे धीरे लोग यहाँ राज खुलने लगा था कि ये लोग दैत्य नहीं बल्कि मनुष्य हैं। ऐसे मनुष्य जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना अपना चिराग घींचते रहते हैं। श्रीपालगंज की जुआरी संघ, देखिए यहाँ स्टोरी को कभी कभी समझिएगा, जहां समझाने की जरूरत पड़ेगा वहां हम आपको समझाते भी चलेंगे, इसलिए आप हर एक बिंदुओं को ध्यान से देखिएगा। श्रीपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। मैनेजिंग डायरेक्टर आए हुए थे थाने में, और वह चले जाने के बाद तो सिर उठा के देखा चारों तरफ अमन है। इमली के पेड़ के नीचे भंग घोटने वाला लंगोटबंद सिपाही अब नजदीक रखे हुए एक शिव लिंग पर भांग चढ़ा रहा था। देखिए उस इमली के पेड़ के नीचे क्या हुआ, लंगोटबंद एक सिपाही जो था वो भांग घोट रहा था, और वह क्या हुआ, बाद में शिवलिंग पर भंग चढ़ा रहा था। घोड़ों के पुट्ठों पर एक चौकीदारी खरहरा कर रहा था। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाला सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जगने के लिए एक खंभे पर छंबे के सहारे टिककर सो रहा था। दरोगा ने ऊँघने के लिए पलक बंद करना चाहा, तभी उनको रूपन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। वे अब रूपन बाबू कौन है, देखिएगा एक पात्र यहाँ आया रूपन बाबू, इस पात्र को याद रखें। इनके बारे में फिर जैसे जैसे आएगा आपको डिटेल से हम बता चलेंगे। वैद्य जी का ये बड़ा बेटा है रूपन बाबू, ठीक है। रूपन बाबू वैद्य जी का बड़ा बेटा, और पहलवानी करता है ये, और नेतागिरी भी करता है। तो रूपन बाबू भी इसका मुख्य पात्र आपका इस उपन्यास का है। वे भुनभुनाए कि पलक मारे कि फुर्सत नहीं। रूपन बाबू का आते ही वे कुर्सी पर खड़े हो गए। अब विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रूपन बाबू ने बैठते ही कहा, रामाधीन भीमखेड़वा, इनका पूरा नाम रामाधीन भीमखेड़वा है, ठीक है, जो वैद्य जी का विरोधी है, कि यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई। डाकुओं ने 5,000 रुपए मांगा है। लिखा है अमावस्या की रात को दक्षिण वाले टीले पर पहुंचा दो। अब देखिए रामाधीन के यहाँ कौन सा चिट्ठी पड़ा था, लाल स्याही से लिखी हुई चिट्ठी पड़ा था। उसमें डाकुओं ने कितने रुपए का मांग किया था, तो 5,000 रुपए का मांग किया था। कब किया था, तो अमावस्या की रात को मांग किया था। इन सब सभी बिंदुओं का ध्यान में रखिएगा। दरोगा जी मुस्कुरा कर बोले, यह तो साहब बड़ी ज्यादती है। कहा तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांग कर घर पर रुपए लेने आते थे, अब चाहते हैं कि उन्हीं के घर जाकर रुपए दे आवे। रूपन बाबू ने कहा, जी हाँ वह तो देख रहा हूं, डकैती नहीं रिश्वत हो गई। दरोगा ने भी उसी लिहाज में कहा,
रिश्वत, चोरी, डकैती अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। देखिएगा यह भी बिंदु इंपॉर्टेंट है कि रिश्वत, चोरी, डकैती अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। यह भी आपसे पूछा जा सकता, क्योंकि बोले ना लोगों का जो आजादी से मोह भंग हुआ ना, वो बड़ा ही चोट पहुंचाया आम पब्लिक को। देश में अंग्रेज चले गए, शासन प्रशासन बदल गया, लेकिन भ्रष्टाचार, गरीबी, देश का आम जनता की स्थिति वही का वही रहे। रूपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। दरोगा बोले, वे क्या कहते हैं? कहते हैं कि यही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। रूपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करता। रामाधीन के यहाँ सचमुच एक ऐसी चिट्ठी आई है, पिताजी ने मुझे इसीलिए भेजा। यानी कि रामाधीन के यहाँ एक चिट्ठी लिया गया था, भैया तुम जो है कि बहुत पैसा वैसा कमा लियो, कुछ पहुंचा दो हमको। वे कहते हैं कि रामाधीन हमारा विरोधी है, तो क्या हुआ, उसे इस तरह न सताया जाए। यानी रामाधीन कौन है? वैद्य जी का विरोधी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कहते हैं। इससे बताइए, उससे कह दूं? रूपन बाबू ने अपने गड़े गड़े में धसी हुई आंख को सिकोड़कर दरोगा जी की ओर देखा। दरोगा जी ने भी उन्हें घूर कर देखा और मुस्कुराए दिए। बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहाँ होते हुए डाका नहीं पड़ेगा। रूपन बाबू धीरे से बोला, सो तो मैं जानता हूं, यह चिट्ठी जाली है। जरा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी ने लिख मारी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते। समझ रहे? देखिए सिपाही कितना अनपढ़ निरक्षर है कि कह रहा मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते। एकाध है तो दस्तखत भर भी कर लेते हैं, यानी एकाध जो है दस्तखत कर लेते हैं। एकाग जो है मतलब इतना मतलब पढ़ा लिखा है कि वो सिर्फ दस्तखत ही कर सकते हैं। रूपन बाबू कुछ और कहना चाहते थे, तब तक दरोगा जी ने कहा, जल्दी क्या है अभी? रामाधीन को रिपोर्ट लिखाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। दरोगा ने फिर कुछ सोचकर कहा, सच पूछिए तो बताऊं, मुझे इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता। यानी कि दरोगा जी वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि आपके भाई का इसमें हाथ है, तो वो कह रहा वो जो चिट्ठी लिखा गया है उसमें शिक्षा विभाग का संबंध है, शिक्षा विभाग से वो जोड़ रहे हैं। कैसे? और शिक्षा विभाग से भी क्या आपके कॉलेज से जान पड़ता है? रूपन बाबू बुरा मान गए, आप तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता रामाधीन के घर यह चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वो जो स्थिति जो थी ना, उसमें बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया दरोगा बन गया, एसपी बन गया। तो ये स्थिति थी। वही कह रहा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति तो कॉलेजों में भाई, इसलिए इस चिट्ठी का संबंध कॉलेज से है। आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं। रूपन बाबू ने फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग भी उसे आत्महत्या न मानेंगे, यही कहेंगे कि इसे किसी विद्यार्थी ने जहर दे दिया। आप ठीक कहते हैं रूपन बाबू, जरूर पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूंगा। मैं बख्तवार सिंह का चेला हूं। वह दरोगा जी किसका चेला? बख्तवार सिंह का चेला हूं, शायद आप यह नहीं जानते। तो इस बात को भी याद रखें, दरोगा दरोगा कई बार इस बात को कहा है, मैं बख्तवार सिंह का चेला हूं। इसके बाद सरकारी नौकरों की बातचीत की वही अकेला मजमून खुल गया। पहले के सरकारी नौकरी कैसे होते थे और आज के कैसे। बख्तवार सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तवार सिंह एक दिन शाम, दरोगा बख्तवार सिंह यानी कि बख्तवार सिंह पूर्व का दरोगा था, जो ये वर्तमान दरोगा जो उसे अपना गुरु मानते थे। शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्होंने झगरू और मंगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में घेर कर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्हें थाने पर अपने पीटे जाने का रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन बदमाशों ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए, कहा, हुजूर माई बाप हैं, गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ की जाए।
माफ किया जाता है। मतलब वो कह रहा, बदमाशों ने जो दरोगा बख्तवार सिंह को झगरू और मगरू, वो दो व्यक्ति था, मार देने बाद उसे एहसास हुआ कि हमने गलती किया, तो वही कह रहा, हुजूर माई बाप हैं आप, गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ किया जाता है। बख्तवार सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तवार सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई आई गई हो गई। पर कप्तान ने इस पर ऐतराज किया कि तुम अपने को मुकदमे की जांच कामयाबी से नहीं करा सके तो दूसरे को कैसे बचाएगा? अंधेरा ठा क्या हुआ, अंधेरा ठा तो क्या हुआ? तुम किसी को पहचान नहीं पाया तो तुमको किसी पर शक करने से कौन रोक सकता? तब बख्तवार सिंह ने 3 आदमियों पर शक किया। उन तीनों में झंगरू मंगरू से पुश्तैनी दुश्मनी थी। उन पर मुकदमा चला। झंगरू और मंगरू ने बख्तवार सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से, यानी कि पखाने की नीयत से आ गए थे। तीनों को सजा हुई। झंगरू मंगरू की दुश्मनों का यह हाल देखकर इलाके में कई औलादें बख्तवार सिंह के पास आकर रोज प्रार्थना करने लगी कि माई बाप, इस बार हमें पिटने का मौका दिया जाए। बुढ़ापे का निबाह करने के लिए झगरू और मगरू काफी थे। उन्होंने औलाद बढ़ाने से इनकार कर दिया। रूपन बाबू काफी देर हंसते रहे। दरोगा जी खुश होते रहे कि रूपन बाबू एक किस्से में ही खुश होकर हंसने लगे। दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने में काम आएगा। हंसना बंद करके रूपन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तवार सिंह के चेले हैं। ऐसा इसलिए इनको हंसाया जा रहा है, इन्हें खुश करने का रूपन सिंह को कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि उनके पिता जो वैद्य जी हैं, वह उस स्थान के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति और पावरफुल व्यक्ति हैं। अगर रूपन बाबू नाराज हो गया तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। जो आजकल के समय में थाने वगैरह हम देखेंगे कि बड़ा मंत्री का बेटा, एमएलए का बेटा या गांव प्रधान का या कोई पैसा वाला का रहेगा तो उसे बड़ा इज्जत दिया जाता है गांव में। दरोगा जी भी उसे आते ही कुर्सी दे देते हैं, अपना बैठिए सर कह के संबोधित करते हैं। और वह किसी बात पे नाराज होते तो उसे खुश करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। था, आजादी मिलने के पहले था, पर अब तो हमें जनता का सेवा करनी है, गरीबों का दुख दर्द बांटना है नागरिकों के लिए। रूपन बाबा उनकी बाह छूकर बोले, छोड़िए, यहाँ मुझे और आपको छोड़कर तीसरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। पर वे ठंडे नहीं पड़े, कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आज़ादी मिलने के पहले बख्तवार सिंह का चेला था, अब इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूं। देखिए कितनी बड़ी चाटुकारिता है कि वह कह रहा कि आज़ादी मिलने से पहले मैं बख्तवार सिंह का चेला था, अब इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूं। रूपन बाबू ने विनम्रता से बोला, यह तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक हैं। उठ खड़े हुए सड़क की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूं, उस डकैती वाली चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिएगा। रूपन बाबू 18 साल के थे। इंपॉर्टेंट बात, इसे याद रखिएगा। रूपन बाबू 18 साल के थे। वे स्थानीय कॉलेज की 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और खास तौर से 10वीं कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था। वह स्थानीय कॉलेज के 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। किसमें पढ़ते थे? 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हें बहुत प्रेम था, इसीलिए वे उसने पिछले 3 साल से उसी में पढ़ रहे थे। वह 10वीं कक्षा में कितने साल से थे? तो 3 साल से वे 10वीं कक्षा में ही थे। रूपन बाबू स्थानीय नेता थे। देखिएगा एक और बात है, रूपन बाबू क्या स्थानीय नेता थे। इंपॉर्टेंट, उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं।
उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह था कि वो सबको एक निगाह से देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा, इसमें भी याद रखें, इंडिया में नेता होने के लिए सब पहले धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं, यह बात भी याद रखिएगा। और नेता होने के लिए सबसे बड़ा आधार यह था कि वो सबको एक निगाह से देखते थे। थाने में दरोगा और हवलदार में बैठा हुआ चोर दोनों उनकी निगाह में एक थे। उसी तरह इम्तिहान में नकल करने वाले विद्यार्थी और कॉलेज के प्रिंसिपल उनकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, सबका काम करते थे, सबसे काम लेते थे। उनकी इज्जत थी कि पूंजीवादी के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे। और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं, आशीर्वाद मांगते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वह कॉलेज था। इंपॉर्टेंट बात, इसे याद रखिएगा। वह उसे मतलब ऐसा उसका दबदबा था कि स्थानीय लोग उससे काम नहीं लेते थे, उसका काम करते थे, सबसे काम लेते थे। और पूंजीवादी दुकानदार लोग उससे सामान बेचते नहीं थे, उसके हाथों उसे अर्पित करते थे, जैसे भगवान के चरणों में किया जाता है। और इक्के वाले तो उसे मत पूछिए, इसका तो अलग ही लेवल है। उसे वह शहरों तक ले जाता था और कहता था पैसे के बदले हमें आप आशीर्वाद दे दीजिए। और इनका नेतागिरी कहाँ से शुरू हुआ? कॉलेज से शुरू हुआ। और कॉलेज जहां इनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते थे और जरूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते थे। वे दुबले पतले थे पर लोग उनके मुंह नहीं लगते। वे लंबी गर्दन, लंबे हाथ, लंबे पैर वाले आदमी थे। जननायकों के लिए उलझुल और नए ढंग के पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफेद धोती और रंगीन बूट शर्ट पहनते थे और गले में रेशमी रुमाल लपेटते थे। धोती के कोछे उनके कंधे पर पड़ा रहता था। वैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की सी थी, पर उनका रौब पिछले रौब पैरों पर खड़े हुए एक हिनहिनाते घोड़े का सा जान पड़ता था। वे पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप नेता थे। उनके बाप का नाम वैद्य जी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वे क्या थे? पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनका बाप भी नेता था और बाप का नाम क्या था? वैद्य जी। ठीक है, हम लोगों ने आज जो परिच्छेद देखा, अगले दिन हम लोग कोशिश करेंगे और आगे ज्यादा पढ़ने का कोशिश करेंगे। आज तक यहीं रखते हैं, धीरे धीरे हम ऐसे करके संपूर्ण उपन्यास को भी समाप्त कर देंगे। आप लोग हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा। क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी मित्रों से साझा करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का सेवा करते रहिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।